हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो देखिए, परीक्षा वाली महाकुंभ भाग 35 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, परीक्षा वाली महाकुंभ के लास्ट टॉपिक में हमने देखा था उत्तराखंड की जनजातियां, टॉपिक शुरू हो चुका था और उसमें हमने जौनसारी जनजाति की बात की थी। आज का टॉपिक भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम देखेंगे उत्तराखंड की अन्य जनजातियों को। परीक्षा वाली महाकुंभ जो ये सेशन है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम्स के लिए। जो आने वाला एग्ज़ाम है या संबंधित जो भी एग्ज़ाम आपके होंगे ग्रुप सी के, उत्तराखंड पीसीएस के, तो वहाँ पे आपके जनजाति से क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि देखिए, हमारे जो आर्ट एंड कल्चर वाला टॉपिक है और उत्तराखंड की ट्राइब्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, तो चलिए आज देखेंगे। इसमें लास्ट टॉपिक में हमने जौनसारी जनजाति को देख लिया था। आज हम बात करेंगे थारू जनजाति की। ठीक है, तो थारू जनजाति वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थारू जनजाति राज्य का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। कभी क्वेश्चन बनेगा उत्तराखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, तो आपका आंसर हो जाएगा थारू जनजाति। ठीक है, देखिए, थारू जनजाति के लोग खुद को महाराणा प्रताप के वंशज मानते हैं। थारू जनजाति के जो लोग हैं वो खुद को महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं। और थार मरुस्थल से लोग आकर तराई क्षेत्रों में बसे, भाबर क्षेत्रों में बसे, इसलिए शायद संभवतः इनका नाम थारू पड़ गया। ठीक है, तो ये कुछ इनके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट है। वर्तमान परिदृश्य की बात करते हैं तो उधमसिंह नगर जनपद में मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेगी थारू जनजाति। उधमसिंह नगर जनपद के जो प्रमुख प्लेसेस हैं लाइक खटीमा, किच्छा, नानकमत्ता, सितारगंज, लगभग यहाँ के 141 गाँव में हमारा थारू समुदाय क्या करता है, निवास करता है। थारू जो जनजाति है ये हमारे किरात वंशीय भी माने जाते हैं। ठीक है, किरात वंशीय माने जाते हैं। और देखिए, तराई भाबर की प्रमुख जनजाति की भी अगर मैं बात करूँ ना, तो तराई भाबर की प्रमुख जनजाति कहलाती है थारू जनजाति। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर हम बात कर ले दोस्तों, जो तराई भाबर, कभी क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है एग्जाम में कि उत्तराखंड राज्य में तराई भाबर में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति कौन सी है, तो आपका आंसर वहाँ पे थारू ही होगा। ठीक है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं थारू जनजाति के जो अन्य महत्वपूर्ण पहलू हैं उनके बारे में बात करेंगे। लाइक सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं तो सामाजिक व्यवस्था में देखिए भाषा सबसे पहले आती है। तो इनकी कोई अपनी कोई विशिष्ट भाषा नहीं है, यानी कि कोई स्पेशल लैंग्वेज नहीं बोलते ये। जिस क्षेत्र में बस जाते हैं वहीं की भाषा को ज़्यादा यूज किया जाता है इनके द्वारा। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ राज्य में जो निवास करने वाले थारू जनजाति के लोग हैं वो या तो मिश्रित पहाड़ी बोलते हैं या कुछ नेपाली का अंश भी उसमें देखने को मिलता है, या भावरी जो हमारी बोली होती है उसको आप देखेंगे थारू जनजाति में। और स्पेशली आज सभी जनजातियों में शिक्षा का समग्र विकास हो गया है, तो जनजातियाँ यहाँ पे हिंदी भाषा में बोलना ज़्यादा प्रीफर करती हैं। ठीक है, सभी जनजाति में हिंदी देखने को मिलती है। हालांकि कुछ जनजातियाँ जो अपनी जो बोल सकते हैं मदर टंग है उसको बोलते, लाइक भोटिया जनजाति है, इसके अलावा जौनसारी भी है हमारी। ठीक है, और राजी जनजाति हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बट ये हमारी जो है थारू जनजाति, ये जहाँ पे बसते हैं उसी हिसाब से भाषा शैली भी देखने को मिलती है। अब बात करते हैं दोस्तों आवास की। तो आवास में दोस्तों ये लोग अपना मकान बनाते हैं। जैसे हम लोग अब अमूमन पर्वतीय अंचलों में मकान देखते हैं उसी तरह का इनका भी मकान होता है। हालांकि इनके मकानों की जो दीवारें होती है, दीवारों पे कुछ खूबसूरत चित्रकारी आपको देखने को मिलेगी। और साथ ही प्रत्येक घर में एक पशु बाड़ा होगा और घर के सामने एक छोटा सा पूजा स्थल जरूर होगा। यानी कि पशुओं का बाड़ा और एक पूजा स्थल होना घर में एक हिसाब से अनिवार्य है थारू जनजाति में। ठीक है, बाकी देखिए थारू जनजाति मुख्यतः चावल और मछली का यहाँ पे पसंद है थारू जनजाति को, ये बुक्स में दिया गया है। देखिए, बहुत से लोग फिर कमेंट करते हैं, जैसे रिलेटेड ट्राइब्स से उनके कमेंट आते हैं कि ये अब ट्रेंड में नहीं है। बट हम जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, अभी हम केवल स्टडी कर रहे हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, मैं कोई यहाँ पे आपकी ट्राइब का एनालिटिकल वो नहीं कर रहा हूँ सर्वे कि आपका जनजाति में ऐसा होता है वैसा होता है। हम जो परीक्षा वाली पुस्तक में दिया गया है उसको देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ज़्यादातर थारू जनजाति के जो लोग हैं वो चावल और मछली खाना पसंद करते हैं, लाइक बंगाली जो होते हैं उनकी तरह ही। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया गया परीक्षा में तंबाकू और मदिरा इनका मुख्य पेय है, तो ऐसा कहीं पे नहीं है। आज हम थारू जनजाति को देखते हैं तो अच्छे खासे एजुकेटेड है लोग। वहाँ पे पुराना जो ट्रेंड है तंबाकू पीने का, दारू पीने का, जिन चीज़ों से यहाँ पे समाज में विपरीत प्रभाव पड़ता है, तो वो लोग भी उसको डिनाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग लगातार ऐसा करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें भ्रामिक हैं किताबों में भी। अब सामाजिक स्वरूप की बात करते हैं, यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, सामाजिक स्वरूप की मैं बात करता हूँ तो थारू समुदाय में हमको मात्र सत्तात्मक व्यवस्था देखने को मिलती है। ये बहुत अच्छा एक देखिए एग्जाम्पल है जेंडर इक्वेलिटी का, कि थारू जनजाति में हमको मात्र सत्तात्मक व्यवस्था देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे संयुक्त परिवार व्यवस्था भी हमको देखने को मिलती है। हालांकि अब तो धीरे धीरे कम हो गया है, लेकिन संयुक्त परिवार व्यवस्था भी देखने को मिलती है। और देखिए, सामाजिक रूप से थारू जनजाति गोत्रों में बटी होती है, गोत्र, और इस गोत्र को ये लोग कुरी भी कहते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन बन चुका है एग्जाम में, कौन सी जनजाति अपने गोत्र को कुरी कहती है, तो ये हमारी थारू जनजाति है। ठीक है,
इसके अलावा देखिए थारू जनजाति में कुछ प्रमुख जातियाँ होती हैं, जैसे कि बड़वायक, बट्ठा, रावत, वृत्तियाँ, महतो, डहैत, ये इनके प्रमुख गोत्र या घराने होते हैं। ठीक है, जातियाँ नहीं, ये इनके गोत्र होते हैं। और जो इसमें सबसे बड़ा गोत्र या कुरी माना जाता है, थारू जनजाति का सबसे बड़ा गोत्र या कुरी कौन सा है, कभी क्वेश्चन बनेगा तो वो होता है बड़वायक। ठीक है, कौन सा होता है, बड़वायक। अब सामाजिक प्रथा से थारू जनजाति के क्वेश्चन बन जाता है भैया, कहाँ से, एक तो इनके जो विवाह रस्म है वहाँ से क्वेश्चन बनता है, और इसके साथ साथ दोस्तों अभी और एक दो पॉइंट है जहाँ से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए विवाह की हम बात करते हैं तो थारू जनजाति में विधवा विवाह, वधुमूल्य प्रथा, तीन तिकटी प्रथा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तीन तिकटी विवाह प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है, तो तीन तिकटी विवाह प्रथा किसमें, थारू जनजाति में प्रचलित है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए पहले इनमें बदला विवाह होता था, लेकिन बाद में तीन टिकटी ने इसका स्वरूप ले लिया। और इसके अलावा देखिए दोनों पक्षों की तरफ से जब विवाह तय होता है ना, तो विवाह तय किए जाने को बोलते हैं लोग पक्की पोड़ी। ठीक है, यानी कि शादी फिक्स हो जाने को बोलते हैं पक्की पोड़ी। मतलब शादी फिक्स होने का मतलब ये है कि इस लड़के की शादी अब इसी लड़की से होगी, ऐसा बोला जा रहा है जब दोनों परिवारों के द्वारा, तो ये पक्की पोड़ी कहलाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए जो इनमें एंगेजमेंट की रस्म होती है, यानी कि सगाई की जो रस्म होती है, सगाई की रस्म को थारू जनजाति में कहा जाता है अपना पराया। ठीक है, थारू जनजाति में जो एंगेजमेंट की रस्म है उसको कहा जाता है अपना पराया। ओके, और सगाई के बाद जैसे एंगेजमेंट होती है ना, एंगेजमेंट के बाद और विवाह से 10-15 दिन पूर्व लड़के पक्ष के लोग क्या करते हैं, लड़की के घर पे जाते हैं और विवाह की डेट निकालते हैं। यानी कि एंगेजमेंट के बाद जो विवाह की डेट निकलती है, इस डेट निकालने को कहा जाता है बात कट्टी। देखिए कितने टर्म है अलग अलग। ठीक है, मतलब जो फिक्स डेट आ गई, यानी कि 15 तारीख को अब शादी होनी है, ये 15 तारीख जिस दिन डिसाइड की जाएगी उस दिन को बोला जाएगा या उस रस्म को बोला जाएगा बात कट्टी। ठीक है, आ गया ना समझ में। और इनका जो विवाह होता है थारू जनजाति का प्राय माघ महीने में करते हैं। ठीक है, माघ या फुलौरा दूज में करते हैं। माघ का मतलब आपका मिड फरवरी से लेकर मिड जनवरी से मिड फरवरी का टाइम जो होता है, फरवरी मंथ पूरा हम लेंगे तो उस माह में ज़्यादा शादियाँ देखने को मिलती हैं। ओके, तो बहुत ये अच्छी इनके उसमें रस्म हमको देखने को मिलते हैं थारू जनजाति के जो वैवाहिक रस्म है। और विवाह के 2-3 माह बाद या चैत या बैसाख माह में लड़की स्थायी रूप से अपने पति के घर जाती है। यानी कि शादी के बाद तो आ जाती है ना लड़की मायके, उसके बाद स्थायी रूप से अपने पति के घर जाती है। और इस रस्म को यहाँ पे चाला कहा जाता है। देखिए चाला रस्म भी हमारी किस में है, थारू जनजाति में ही प्रचलित है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका बोला गया है, देखिए विवाह प्राय माघ या फुलौरा दूज में होता है। विवाह के बाद लड़की एक दिन के लिए लड़के के घर आती है, केवल एक दिन के लिए। विवाह के बाद लड़की एक दिन के लिए लड़के के घर आती है, फिर अपने भाई या पिता के साथ लौट जाती है। विवाह के 2 या 3 माह बाद या चैत्र या बैसाख माह में लड़की स्थायी रूप से यानी कि परमानेंट अपने पति के घर आ जाती है, और इस रस्म को चाला कहा जाता है। ठीक है, और थारू समाज में हम देखते हैं यहाँ पे विधवा विवाह की भी प्रथा है। ठीक है, और जैसे देखिए कोई विवाहित लड़की जिसका गौना या चाला ना आया हो या उसका पति मर जाए, तो उस लड़की का पिता उसे किसी के घर भेजकर बिरादरी को एक भोज देता है, और इस तरह का भोज कहलाता है थारू जनजाति में लठ भरवा भोज। देखिए ये क्वेश्चन भी बना था, लठ भरवा भोज किस जनजाति में प्रचलित है, तो ये थारू जनजाति में प्रचलित है। ठीक है, और थारू समाज में देखिए हमारे पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को ज़्यादा सम्मान दिया जाता है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ थारू जनजाति में मात्र सत्तात्मक व्यवस्था हमको देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया यहाँ पे हमारा सामाजिक और वैवाहिक रस्में हमने देख ली। इसके बाद हम धर्म की बात करते हैं तो थारू जो है वो हिंदू धर्म को मानते हैं। थारू जनजाति के जो प्रमुख देवता हैं पछावन है, खड़गा भूत, काली, नगराई देवी, भूमिया देवता, ठीक है, कोरो देव, राकत और कलवा, ये इनके अनेक देवी देवता हैं। ठीक है, तो इनको आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा त्यौहार की जब हम बात करते हैं तो थारू जनजाति का जो प्रमुख त्यौहार है, इस त्यौहार को कहा जाता है दोस्तों, इनका जो प्रमुख त्यौहार है वो है बजहर। वेरी इंपॉर्टेंट, बजहर नामक जो त्यौहार है किस जनजाति में प्रचलित है, तो थारू जनजाति में प्रचलित है। ठीक है, और इसके अलावा भी इनके अन्य त्यौहार हैं, जैसे कि दीपावली है। दीपावली को ये शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। ध्यान रखेंगे कौन सी जनजाति राज्य की जो दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है, तो ये हमारे थारू जनजाति है। ठीक है, इसके देखिए अब यहाँ पे डिटेल में नहीं बताऊंगा, जैसे हमारा उत्तराखंड जो ऑनलाइन कोर्स है जीके का, वहाँ पे मैंने आपको बताया क्यों शोक पर्व के रूप में मनाते हैं थारू जनजाति, और 3 टिकट ही जो विवाह प्रथा है वो क्या है, ये सभी बातें हमने डिस्कस की हैं डिटेल में वहाँ पे। यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट जाएंगे ताकि सभी जितने भी चैप्टर हैं उनको जल्दी से कंप्लीट कर सकें। ठीक है, ये रिविजन चल रहा है आपका। तो थारू जनजाति दीपावली पर्व को शोक पर्व के रूप में मनाती है। ठीक है, और बजहर इनका जो प्रमुख त्यौहार है वो जेठ या बैसाख माह में मनाया जाता है। देखिए यहाँ पे होली भी बहुत ज़्यादा फेमस है।
ठीक है। होली, यहाँ पे होली भी काफ़ी अच्छे से मनाई जाते हैं हमारे थारू जनजाति में, ये भी आपको ध्यान रखना है। थारू जनजाति में हमारे उजेली और अनेरी होली प्रचलित है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी क्वेश्चन बनेगा कौन सी जनजाति उजली होली या अनेरी होली मनाते हैं। उजली का मतलब लाइट में, दिन में, अनेरी का मतलब अंधेरे में, ठीक है। तो ये हमारी दो प्रकार की होली मनाई जाती है थारू जनजाति में। और थारू जनजाति के लोग होली के पर्व पे भैया खिचड़ी डांस भी करते हैं, ठीक है। खिचड़ी डांस का भी क्वेश्चन बनेगा, कब किया जाता है खिचड़ी नृत्य, तो ये होली के अवसर पर थारू जनजाति के द्वारा किया जाता है। स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर करते हैं, ठीक है। रिंग डांस टाइप का ही होता है खिचड़ी डांस। इसके बाद बात करते देखिए इनकी राजनीतिक व्यवस्था की। तो राजनीतिक व्यवस्था में देखिए हमारा जो आ जाता है दोस्तों, राजनीतिक व्यवस्था में इनकी अपनी पंचायतें होती हैं, ग्रामीण अदालतें होती है। लेकिन अब वर्तमान स्वरूप में हम जाते हैं तो ग्राम पंचायतें इसका रूप ले रही हैं, ठीक है। तो ग्राम पंचायतों के आधार पर ही हमारी थारू जनजाति भी आज काम करती है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, थारू जनजाति जो हमारी है ये कृषि प्रधान जनजाति है, ठीक है। राज्य की कृषि प्रधान मतलब उनकी अर्थव्यवस्था जो है ये कृषि प्रधान है, मतलब मुख्यतः कृषि आधारित है। कृषि आधारित मतलब खेती बाड़ी भी हो गई इसमें, और कृषि आधारित कुछ काम भी होते हैं अन्य, जैसे कि हमारे बोल सकते हैं काष्ठ कला है, शिल्प कला है, वो भी हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड होंगे, तो ये करते हैं। इसके अलावा सेवा सेक्टर जो है हमारा सेवा क्षेत्र, वहाँ पे भी अब थारू जनजाति के लोग काफ़ी नाम कर रहे हैं, काफ़ी एजुकेशन सिस्टम विकसित हो चुका है हमारी इस जनजाति में, ठीक है। तो ये हमारी थारू जनजाति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। अब हम बात करेंगे राज्य की जो नेक्स्ट जनजाति है, भोटिया जनजाति, ठीक है। देखिए यहाँ पे रिवीजन मात्र चल रहा है, मैं चाहूँ तो बहुत डिटेल में टॉपिक जा सकता है। एक ही जनजाति कम से कम 2 घंटे का लेक्चर हो जाएगा अगर डिटेल में मैं बात करूँ। जैसे हमने पक्की पोड़ी पढ़ा, अभी 3 टिकटी पढ़ा, क्या होता है, लठ भरवा भोज का क्या महत्व है। इसके अलावा देखिए हमारा थारू जनजाति के लोग एक पेय भी पीते हैं जिसको जाड़ कहा जाता है, वैसे अल्कोहल टाइप होता है ये, ठीक है। ये बहुत सी जनजातियों में प्रचलित, ना केवल थारू में, भोटिया जनजाति के लोग भी इसका सेवन करते हैं जाड़ का। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिनमें हम डिटेल में जा सकते हैं। इसके अलावा बजहर त्यौहार क्या होता है, अजय जो उजली अनेरी होली है ये क्या होता है, शोक पर्व के रूप में क्यों मनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डिटेल में आप पढ़ सकते हैं कोर्स में, आप उत्तराखंड जीके का एप्लीकेशन से ले सकते हैं आप। अगला है देखिए अगली जनजाति भोटिया, वेरी इंपॉर्टेंट जनजाति भोटिया, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है भोटिया जनजाति, क्योंकि उत्तराखंड राज्य की सबसे प्राचीन जनजाति है। कभी भी क्वेश्चन बनेगा आपका, राज्य की जो सबसे प्राचीन जनजाति है वो कौन सी है, तो वो हमारी है भोटिया जनजाति, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब भोटिया जनजाति देखिए हमको बहुत से मतलब हमने परीक्षाओं की किताब में भी देखा कि भोटिया जनजाति भी बहुत से उपवर्गों में विभाजित है। तो वो कौन कौन से उपवर्ग हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसमें सबसे पहला पॉइंट यही आ जाता है हमारा भोटिया में कि राज्य की सबसे प्राचीन जनजाति है जो कि ट्रेड में इन्वॉल्व थी, व्यापार में। पहले से तिब्बत व्यापार होता था ना हमारा, भारत तिब्बत व्यापार, उसमें भोटिया संलग्न रहती थी। बाकी जनजाति टॉपिक में मैं आपको बता चुका हूँ, भोटिया, जौनसारी, राजी, थारू, बोक्सा, इन सभी जनजातियों को 1967 में जनजाति का दर्जा दिया गया, यानी कि ऑफिशियली, ठीक है। यानी कि शासनादेश जारी हुआ कि ये जनजातियाँ हैं, वैधानिक दर्जा जिसको हम बोल सकते हैं। अब भोटिया जनजाति के की पॉइंट की बात करूंगा मैं। महा हिमालय के पाद में बसने वाली सर्वाधिक आबादी वाली जनसंख्या, महा हिमालय यानी कि महान हिमालय के जो पाद में यानी कि नीचे के जो प्लेसेस हैं वहाँ पे सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति है भोटिया जनजाति, ठीक है। भोटिया जनजाति को अर्ध घुमंतु जनजाति भी कहा जाता है, अर्ध घुमंतु, ठीक है। अर्ध घुमंतु का मतलब घुमक्कड़ जनजाति जो कि हमारा ऋतु प्रवास करती है ना भोटिया जनजाति भी। तो ऋतु प्रवास का मतलब होता है सीजन के हिसाब से चेंज कर लेना अपना जो रेसिडेंस होता है। जैसे कि गर्मियों में भोटिया लोग चले जाते हैं बुग्यालों में, जाड़ों में नीचे नदी घाटियों में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको अर्ध घुमंतु जनजाति भी कहा जाता है। ये प्राचीनतम जनजाति है जो कि किरात वंश से संबंधित है, ठीक है। किसके वंशज हैं भोटिया लोग, किरात वंशज हैं, ओके। बाकी देखिए भोटियाओं की जो उपजातियाँ हैं वो भी हम देखेंगे। तो भोटिया जनजाति की उपजाति, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए इसकी जो उपजाति है मारछा, तोलछा, ठीक है। इसके अलावा जोहारी, सौका, दरमिया, चौदासी, व्यासी, जाड़, जेठरा और छापड़ा, ठीक है। छापड़ा को बखरिया भी कहा जाता है। तो ये हमारी भोटिया की उपजातियाँ, यानी कि ये भोटिया जाति ही हैं लेकिन भोटिया की उपजाति हो गई, ठीक है। जैसे हमारा होता है ना कास्ट सिस्टम, जैसे हम ब्राह्मण होते हैं बहुत, जैसे हमारा वर्ग ब्राह्मण है या किसी का वर्ग क्षत्रिय है तो उसमें भी कास्ट अलग अलग होती है, कोई नेगी है, कोई राजपूत है, कोई भंडारी है, ठीक है, कोई बिष्ट है। तो ऐसे ही भोटिया की भी ये उपजातियाँ हैं, मारछा, तोलछा, जोहारी, सौका, दरमिया, चौदासी, व्यासी, जाड़, जेठरा व छापड़ा, ठीक है, बखरिया भी बोलते हैं। बाकी
भोटिया जनजाति की हम बात करते हैं तो भोटिया जनजाति की जो भाषा है ना, ये तिब्बती बर्मी परिवार से संबंध करते हैं। मतलब भोटिया जनजाति में तिब्बती बर्मी भाषा का मिक्सचर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अपनी लैंग्वेज होती है भोटिया जनजाति की। अभी हमने थारू की पढ़ी, थारू लोगों का था कि जहाँ बस जाते हैं वहीं की लोकल लैंग्वेज को अडॉप्ट कर लेते हैं, बट भोटिया में ऐसा नहीं है। भोटिया की अपनी एक पारंपरिक भाषा है उनकी, ठीक है, जो कि तिब्बती बर्मी भाषा से संबंधित है। और ये 6 बोलियाँ बोलते हैं इससे संबंधित। ठीक है, कितनी बोलियाँ? 6 बोलियाँ। अब भोटिया जनजाति देखिए कहाँ कहाँ पे रहती है ये भी ध्यान रखेंगे। तो भोटिया जनजाति हमारी देखने को मिलेगी आपको उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में जो हमारा अंगर है, जादुंग है, नेलंग घाटी है। वैसे चमोली में हमको माणा हो गया, मलारी हो गया, नीति और टोला में। और पिथौरागढ़ में हम जाते हैं तो वहाँ पे डूंग, मिलम, तेडांग, मरतोली, जोलिंग और कोंगकुटी और इसके अलावा मुंशियारी नामक प्लेसेस पे आपको भोटिया जनजाति देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है और महान हिमालय की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है ये। तो ये तो हो गया हमारा भोटिया जनजाति। यहाँ पे इनका बेसिक आपको इंट्रोडक्शन मिल गया। भोटिया जनजाति के बारे में बोलूँ दोस्तों मैं, भोटिया जनजाति राज्य की वह प्राचीन जनजाति थी जो 1962 से पूर्व तक तिब्बत से व्यापार करती थी। 1962 में भारत चीन युद्ध होता है तो उसके बाद तिब्बत और भोटिया व्यापार जो था बिल्कुल ही समाप्त कर दिया गया। क्योंकि संबंध खराब हो गए और तिब्बत जो है हमारा एक्वायर्ड है ना चाइना के द्वारा, तो वहाँ पे जाते तो हमारे लोग पकड़ लेता चाइना वाले। तो इस वजह से ऑफिशियली गवर्नमेंट ने क्या किया, भोटिया व्यापार की समाप्ति कर दी थी 1962 में। ठीक है, देखिए उत्तराखंड की जनजातियों पे एक किताब भी है, इसको आप नोट करेंगे, उत्तराखंड की जनजातियों का इतिहास, वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तराखंड की जनजातियों का इतिहास, ये किसकी पुस्तक है? तो ये लिखी है जय सिंह रावत जी ने। ठीक है, किसने लिखी है? जय सिंह रावत ने। आ सकता है क्वेश्चन, उत्तराखंड की जनजातियों का इतिहास किसकी पुस्तक है? ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए शारीरिक संरचना की बात करते हैं तो हमारी शारीरिक संरचना हाइट कम होती है थोड़ा। हमारे भोटिया जो बंधु होते हैं उनकी कद छोटा होता है, सिर बड़ा, चेहरा गोल होता है, काफ़ी क्यूट से होते हैं हमारे भोटिया लोग और काफ़ी अच्छे दिखते हैं। और आवास निवास की बात करते हैं तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से लास्ट टाइम क्वेश्चन बना था। देखिए मैं पहले बता चुका, भोटिया जनजाति जो है ये ऋतु प्रवास करती है, यानी कि सीजनल माइग्रेशन करती है ये। इसमें जो इनका ग्रीष्मकालीन आवास होता है ना, गर्मियों में जहाँ पे रहते हैं, ग्रीष्मकालीन आवास को ये मैथ कहते हैं। और ये क्वेश्चन बन चुका है यूके SSS में, भोटिया जनजाति के ग्रीष्मकालीन आवास को क्या कहा जाता है? तो मैथ कहा जाता है। ऐसे ही भोटिया जनजाति का जो शीतकालीन आवास होता है, शीतकालीन आवास को कहा जाता है गुंडा या मुनसा। ठीक है, गुंडा या मुनसा, ये इनका शीतकालीन आवास है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जो इनके आवास स्थल होते हैं उनमें लकड़ी का अधिक प्रयोग किया जाता है, शीतकालीन आवास में तो खासकर, क्योंकि आपका लकड़ी जो है ना इंसुलेटर की तरह काम करती है। तो बाहर बर्फ है भाई, अंदर ठंडक नहीं आ पाएगी। सीमेंट का घर बन जाएंगे तो बिल्कुल ठंडा नहीं हो जाएगा घर। ठीक है, तो ये हमारे भोटिया जनजाति का आप समझ गए ना, ग्रीष्मकालीन आवास को मैथ, शीतकालीन आवास को गुंडा या मुनसा। ठीक है, इसके बाद परिधानों की बात करते हैं, यानी कि कपड़े किस प्रकार के पहनते हैं भोटिया जनजाति। तो पुरुष रंगा पहनते हैं, घुटनों तक का कोट होता है। देखिए भोटिया जनजाति में घुटनों तक का जो कोट होता है पुरुषों का क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं रंगा। गैजू या खगचसी भी ऊनी पजामे को कहा जाता है। देखिए तो इनके जो पूरे परिधान है उनका नाम ही अलग होगा। और भोटिया जनजाति के जो आभूषण है वो हमने क्लियर कर लिया था आर्ट एंड कल्चर के लास्ट टॉपिक में। हमने अलग से देखा ना भोटिया जनजाति के जो पारंपरिक आभूषण है उनको क्या कहा जाता है, हथकान या साली पुली भी कहते हैं आभूषणों को ये लोग, तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ऐसे ही स्त्रियां जो होती है वो च्यूमाला पहनती हैं। च्यूमाला का मतलब होता है पूरी बाँह का मैक्सी नुमा वस्त्र, मतलब ऊपर से नीचे तक का जो मैक्सी नुमा पूरी बाँह का एक ये क्या होता है, परिधान होता है। और इसके अलावा देखिए ये जूक पहनते हैं, कमर में बांधने का वस्त्र। चूकला इनका टोपी होता है महिलाओं का। ठीक है, तो इनको आपने अच्छे से याद कर लेना क्योंकि क्वेश्चन बन सकते हैं। इनकी स्त्रियां लक्षेप पहनती हैं। लक्षेप का मतलब होता है, देखिए लक्षेप का मतलब होता है अंगूठी, अंगूठी को लक्षेप कहते हैं। बीड़ा वाली इनका सिर का एक आभूषण है। देखिए पतेली वाली, छाकरी वाली, मसाली आदि आभूषण धारण करती हैं। कलाई और थोड़ी पर ये गुदना भी कराती हैं, यानी कि देखने को मिलेगा आपको भोटिया जनजाति में कलाई और थोड़ी, थोड़ी मतलब ठुड्डी, तो यहाँ पर टैटू करवाते हैं लोग। ठीक है, भोजन की बात करते हैं तो खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं हमारे भोटिया जनजाति के लोग। चावल का और मडुआ का भात खाते हैं जिसको ये छाकू कहते हैं। ठीक है, छाकू जो होता है क्या होता है, ये हमारा भात होता है। ऐसे ही ये दाल और साग को कहते हैं छामा। दाल और साग को क्या कहते हैं, छामा। ठीक है, और रोटी को क्या कहती है भोटिया जनजाति, तो रोटी को कहते हैं ये लोग कुटो, रोटी को कुटो कहते हैं। ठीक है, और ऐसे ही ये बनाते हैं हमारे गीमा। गीमा अर्जी को कहा जाता है। ठीक है, अर्जी। देखिए जो भेड़ होता है ना, भेड़ को जब जो भेड़ का मीट होता है तो भेड़ की जो आंतें होती हैं उनको साफ करके उसमें ब्लड भर के पकाया जाता है। ठीक है, उसी को अर्जी कहा जाता है और गीमा कहा जाता है। तो ये भी एक ट्रेडिशनल इनका खाद्य पकवान है। ठीक है, गीमा या अर्जी। इसके अलावा बात करते हैं, देखिए दोस्तों इनके समुदाय में एक
बहुत ही महत्वपूर्ण पेय पदार्थ बहुत ज़्यादा प्रचलित है, जिसको ये बोलते हैं ज्या। ज्या एक हिसाब से मैं बोलूँ तो एक सॉल्टी टी होती है, नमकीन चाय। अगर आप चाय के शौकीन हैं और आपने ज्या नहीं पी है अभी तक, तो आपने चाय पी नहीं है अभी तक, ठीक है। तो ज्या जो चाय होती है बड़ी ही अच्छी होती है चाय। ज्या चाय कैसे बनाते हैं लोग, तो ज्या में ये क्या करते हैं दोस्तों, पानी लेते हैं, पानी में दूध डालते हैं, मक्खन डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, नमक डालते हैं और एक सीक्रेट वृक्ष की छाल डालते हैं और गर्म पानी में इन सभी आइटमों को डाल के मथ लेते हैं, ठीक है, यानी कि मिक्स कर लेते हैं। और उसके बाद जो पेय पदार्थ तैयार होता है उसी को कहते हैं ज्या। अब देखिए इसमें दूध भी जा रहा है, मक्खन भी जा रहा है, चाय पत्ती, नमक और एक वृक्ष की छाल जो कि मेडिसिन पर्पज़ से होगी। तो यानी कि जो ये चाय होती है इनकी, ये कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग तो करती है और उसके अलावा जो सीजनल छोटे छोटे बीमारियां होते हैं उससे भी भोटिया समुदाय को बचाती है। यानी कि एक बोल सकते हैं कि इम्यूनिटी लेवल को बूस्ट करने वाली चाय होती है ज्या, ठीक है। इसके अलावा भोटिया जनजाति अपनी एक लोकल मदिरा बनाते हैं जिसको चकती छंग कहा जाता है, ठीक है। लोकल मदिरा का निर्माण होता है चकती छंग। इसके अलावा जाड़, जो मैंने अभी आपका बात की थी थारू जनजाति में, तो जाड़ होता है वैसे, ठीक है। ये भी एक इसमें पेय पदार्थ होता है। तो ये भोटिया जनजाति के कुछ पेय पदार्थ हैं। सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं तो भोटिया जनजाति में पितृ सत्तात्मक और पितृ स्थानीय प्रकार का समाज पाया जाता है। यानी कि यहाँ पे जो समाज है वो पितृ सत्तात्मक है, ठीक है, यानी कि घर का जो बड़ा मुखिया होगा वही सर्वे सर्वा होगा, ठीक है। अभी थारू में देखा हमने मातृ सत्तात्मक था, लेकिन यहाँ पे पितृ सत्तात्मक होता है। लेकिन बुजुर्गों को बहुत सम्मान मिलता है इस समुदाय में। और दूसरा, संपत्ति का विभाजन माता पिता के जीवित रहने तक हो जाता है। स्त्रियों को भी पुरुषों के समान ही अधिकार प्राप्त होते हैं, ठीक है। पहले भोटिया जनजाति में हमारा रंग बंग चिम था, रंग बंग चिम, ठीक है। रंग बंग चिम का मतलब ये होता था कि गांव के बाहर एक अलग घर बना दिया जाता था जिसमें रात्रि काल में गांव के जितने भी हमारे अनमैरिड जो युवक युवतियां होती थी वो गाना और डांस करती थी, ठीक है। और आपस में ही यहाँ क्या हो जाता था, कनेक्शन बन जाता था दोनों के बीच में, युवती और युवक के बीच में, इस बंग रंग चिम में। और यहीं से क्या करता था, फिर वो लड़की को भगा के ले जाता था, जिसको उडाली दैमो भी कहा जाता है, उडाली दैमो, ठीक है। अगर कभी क्वेश्चन बनेगा, उडाली दैमो नामक वैवाहिक प्रथा किस जनजाति में प्रचलित थी, तो ये भोटिया जनजाति में थी, ठीक है। यहाँ पर जो भगा के शादी करना माना जाता है वो बहुत ही नॉर्मल सी बात है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे कि भगा के शादी करना यहाँ पे गलत है, ठीक है। एकल पत्नी प्रथा यहाँ पे देखने को मिलती है भोटिया समुदाय में, एकल पत्नी प्रथा यानी एक ही पत्नी होती है, ठीक है। बाकी देखिए हमारा, इसके अलावा बात करें यहाँ पर हमारा जो है भोटिया जनजाति में, देखिए समाज की, एक तो मैंने अभी आपको बताया उडाली डेमो, ठीक है, या दामी यहाँ पे बोला गया, देखिए उडेलो दामी। और दूसरी हमारी एक प्रथा हो रहा है तत्सत और दमोला, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे, तत्सत और दमोला, जिसको रंग बंग प्रथा में ही रखा जाता है। ये प्रथा हमको देखने को मिलती है, ठीक है। अब तो लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो समाज है आधुनिकी तरफ बढ़ रहा है ना, आधुनिकीकरण हो रहा है सभी समाज का, तो उसमें ये लोग भी क्या कर रहे हैं, आज के जो ट्रेंड है उसको अपना रहे हैं। और जो शिक्षा का स्तर है भोटिया जनजाति का वो बहुत हाई लेवल का है। उत्तराखंड में अगर सर्वे की जाए अभी तो टॉप मोस्ट पोस्टों पे लगभग 50% से अधिक आपको भोटिया जनजाति के अधिकारी देखने को मिलेंगे, पीसीएस लेवल के, लोअर पीसीएस लेवल के। बैंकिंग सेक्टर में आप जाइए, किसी भी लेवल पे आप जाइए, तो उससे हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं कि जो हमारी सबसे स्ट्रॉन्ग जनजाति है, इकोनॉमिकली देख सकते हैं, उसके साथ साथ हमारी एजुकेशनली देख सकते हैं, वो हमारी भोटिया जनजाति है, ठीक है। बाकी देखिए भोटिया जनजाति ना अपने जो संबंधी होते हैं उनको स्वरा कहते हैं, स्वरा, ठीक है। भोटिया अपने संबंधियों को स्वरा कहते हैं। और यहाँ पर देखिए हिंदू समाज की तरह ही कुछ प्रथाएं हमारी प्रचलित हैं, मतलब लगभग हिंदू समाज को ही ये भी फॉलो करते हैं। धर्म की बात करते हैं दोस्तों, जो उत्तरकाशी की भोटिया जनजाति हैं, उत्तरकाशी में कुछ भोटिया जनजातियों ने बौद्ध धर्म अपनाया, उसके अलावा सभी हमारे ये भोटिया जनजाति के लोग क्या करते हैं, हिंदू धर्म को ही फॉलो करते हैं। इसके अलावा भोटिया जनजाति के जो प्रमुख देवी देवता हैं उनके बारे में बात करेंगे, तो इनकी प्रमुख देवी देवताओं के नाम आपको याद होने चाहिए, क्वेश्चन बन सकते हैं ऐसे। तो इनके प्रमुख देवी देवता होते हैं भूमियाल, भूमि के देवता, ग्वाला, ठीक है, भूमियाल, ग्वाला, बंग रंग चिम, ठीक है, ध्यान रखिए, बंग रंग चिम, ये भी हमारे क्या हैं, इनके देवता हैं। इसके अलावा कैलाश जो पर्वत है उसकी आराधना करते हैं, घंटाकर्ण देवता को पूजते हैं, सिद्धवा, फैला, घूरमा आदि देवता इनके प्रमुख देवता हैं, ठीक है। इनमें एक वर्षा का देवता होता है जिसको घूरमा या धूरमा कहा जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे, घूरमा या धूरमा देवता वर्षा का देवता माना जाता है भोटिया समुदाय में, ठीक है। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति मर जाता है दोस्तों, तो मरने के बाद मृतक की आत्मा की शांति के लिए भोटिया जनजाति के लोग एक रस्म करते हैं जिसको गवन संस्कार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गवन संस्कार, ठीक है। बाकी परीक्षा वाली पुस्तक में दिया गया, आपको पता ही है। मनोरंजन के लिए तुबेरा गीत गाते हैं, बाजियो गीत गाते हैं, तिमली,
तुबेरा, बाजू और तिमली ये हमारे भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं और इन लोकगीतों को गाते समय भोटिया जनजाति के लोग होलके का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, होलका आपको मैंने पहले पढ़ा दिया है उत्तराखंड के वाद्य यंत्र वाले टॉपिक में। अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो भोटिया जनजाति जो पारंपरिक तौर पर रहती है आज भी, उनका 2 प्रकार से अर्थव्यवस्था चलती है। पहला तो है भैया कृषि और पशुपालन, और दूसरा हमारा भोटिया जनजाति की अर्थव्यवस्था का आधार है कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग में ये ऊनी वस्त्रों का उत्पादन करते हैं। ऊनी वस्त्रों में थुलमा, अभी जीआई टैग मिला था थुलमा को। ठीक है, इसके अलावा ये कालीन बनाते हैं, पंखी बनाते हैं, शॉल बनाते हैं, उसके अलावा बहुत सी और अन्य चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, और बहुत बहुत भारी डिमांड है इनकी, क्योंकि जो ऑर्गेनिक ऊन होती है ना भेड़ की, उससे निर्मित होता है ये सभी चीज़ें, तो सभी लोग इसकी डिमांड करते हैं। और कृषि पशुपालन इनका चल ही रहा है। पशुपालन की बात करते हैं, भेड़ पालन में संलग्न रहती है हमारी भोटिया जनजाति, लेकिन ये समाज का वो हिस्सा है जो आज भी दूरस्थ गाँव में यहाँ पे निवास कर रहा है और इस काम में संलग्न है। लेकिन अधिकांश जो भोटिया लोग हैं वो आगे बढ़ चुके हैं। ज़्यादातर भोटिया हमको देखने को मिलेंगे वर्तमान समय में सेवा क्षेत्र में। बिजनेस जो होता है वो सेवा क्षेत्र में आता है, सेल्फ स्टार्टअप जैसे कि होटल इंडस्ट्री है, इसके अलावा सर्विस सेक्टर में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। और जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं और हमारे प्राइवेट सेक्टर हैं, वहाँ पे भी आपको बहुत से हमारे भोटिया बंधु देखने को मिलेंगे। और इसीलिए भोटिया जनजाति में बोल रहा हूँ। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में भी आप देखो, जैसे देखिए अभी आप काफ़ी लोग उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे, लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे। आप लोअर पीसीएस जैसे क्वालिफाई होंगे, अपर पीसीएस क्वालिफाई होंगे, तो आप जाएंगे उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी को, जो कि नैनीताल में है। और इसका नाम भी हमारे एक भोटिया के नाम पर ही है। ठीक है, भोटिया जी के नाम पे हमारे क्यों होगा, क्योंकि उन्होंने कुछ योगदान तो दिया होगा ना, हमारे वरिष्ठ आईएएस जो आर.एस. टोलिया है उनके नाम पे है वो। ठीक है, तो यानी कि बहुत से बड़े बड़े पदों पे आप इनको देखेंगे भोटिया जनजाति को। ठीक है, बाकी देखिए मैंने आपको बताया गौन संस्कार करते हैं भोटिया जनजाति में। देखो भैया, एक बहुत ही फेमस उत्सव होता है 12 वर्ष के अंतराल में, जिसको एक कंडाली उत्सव कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, भोटिया जनजाति में कंडाली उत्सव मनाया जाता है प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में। ठीक है, ऐसे ही भोटिया जनजाति में एक और महत्वपूर्ण उत्सव मनाया जाता है हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्रों में राज्य के, गबलादेव उत्सव। गबलादेव उत्सव ये भी भोटिया जनजाति में ही मनाया जाता है। ठीक है, और भोटिया जनजाति के लोगों की जब शादी होती है ना, विवाह के टाइम पीरियड पे ये एक बहुत अच्छा डांस करते हैं, जिसको पोंगा डांस कहा जाता है। पोंगा डांस देखिए स्पेशली हाथों में रुमाल लेके किया जाता है। ठीक है, तो विवाह अवसर पर किए जाने वाला भोटिया जनजाति का जो डांस है वो है पोंगा नृत्य। इसके अलावा लोकगीत इनके तुबेरा, बाजू और तिमली। ठीक है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। बाकी अर्थव्यवस्था में आपको बता चुका हूँ, झूम खेती करती है भोटिया जनजाति, स्थानांतरित कृषि जिसको कहा जाता है। ऊनी दस्तकारी इनका प्रमुख एक उद्योग है। भेड़, बकरी और जीबू का पालन करते हैं। जीबू याक को कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, जीबू जो होता है याक जैसे ही होता है, जो हमारी उच्च हिमालयी गाय बोल सकते हैं हम, उसको ये जीबू कहते हैं। ठीक है, अब प्राचीन जो भोटिया व्यापार होता था वो कौन कौन से दर्रों से होता था, तो प्राचीन भोटिया व्यापार होता था माणा दर्रे से, नीति दर्रे से और हमारा लिपुलेख दर्रे से। ठीक है, तो यहाँ से हमारा प्राचीन भोटिया व्यापार होता था। और भोटिया तिब्बत व्यापार गमग्या पद्धति से होता था। अब ये गमगा पद्धति क्या थी, बहुत लंबा सेशन है। 1962 में भोटिया तिब्बत व्यापार समाप्त हो जाता है। और क्यों समाप्त होता है मैं पहले आपको बता चुका हूँ, क्योंकि 1962 में भारत चीन युद्ध होता है। अब हम देखिए भोटिया जनजाति के साथ साथ जो हमारे माणा आदि में निवास करते हैं वो रोंगपा कहलाते हैं। पिथौरागढ़ जनपद के धारचूला, जौलजीबी और मुनस्यारी क्षेत्रों में जो भोटिया की उपजाति है उसको भोटिया भी कहते हैं और सौका भी कहते हैं। ऐसे अलग अलग प्लेसेज में इनकी उपजातियाँ हमारी फैली हुई हैं। ठीक है, अब हम इसमें बात करेंगे भोटिया की ही एक प्रमुख हमारी उपजाति है जाड़। इसके बारे में बात करना आवश्यक हो जाता है इस टॉपिक में। ठीक है, जाड़ जनजाति। तो जाड़ जनजाति की मैं बात करता हूँ तो ये उत्तरकाशी में भागीरथी के ऊपरी घाटी में निवास करते हैं। भागीरथी नदी है ना गंगा, इसके ऊपरी घाटी में जाड़ जनजाति हमको निवास करते हुए देखेगी। और जाड़ जनजाति का जो मूल गांव है उसका नाम है जादुंग। जाड़ जनजाति का मूल गांव का नाम है जादुंग। वेरी इंपॉर्टेंट। जाड़ जनजाति के लोग खुद को राजा जनक का वंशज मानते हैं और ये बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। देखिए अभी हमने बात की थी उत्तरकाशी में जो जाड़ जनजाति है वो बौद्ध धर्म को फॉलो करती है, और इसके अलावा जितनी भी हमारी भोटिया जनजाति है वो हिंदू धर्म को ही मानती है। ठीक है, और जाड़ जनजाति में जो श्रेष्ठ ब्राह्मण होता है ना, जाड़ जनजाति के जो श्रेष्ठ ब्राह्मण है उसको बोला जाता है लामा। तिब्बत में आपने सुना होगा ना लामा, जैसे दलाई लामा है तिब्बती बौद्ध गुरु है ना वो सबसे बड़े, ऐसे ही जो हमारे जाड़ जनजाति का सबसे बड़ा ब्राह्मण होता है उसको लामा कहते हैं। यहाँ पर विघटित परिवार व्यवस्था पाई जाती है, यानी कि जैसे परिवार फैलते रहेगा अलग अलग होते रहेगा। वेशभूषा की बात करते हो यहाँ पे पुरुष जो पहनते हैं वो वपकन और पैरांतुंग पहनते हैं। ठीक है, वपकन कोट होता है ऊपर और पैरांतुंग होता है। महिलाएं कौलक पहनती हैं इस जनजाति में। ठीक है, और इनकी जो भाषा है देखिए, इनकी भी अपनी जाड़ जनजाति की भी अपनी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज है जिसको ये बोलता है रोम्बा। रोम्बा बनेगा क्वेश्चन, रोम्बा किस जनजाति की
भाषा है। तो लोम्बा हमारी जाट जनजाति की भाषा है। जाट जनजाति भी सेम हमारे जो अर्थव्यवस्था है उसमें निर्भर है, कृषि, पशुपालन, ऊनी दस्तकारी और बाकी सर्विस सेक्टर। ठीक है, जाट जनजाति एकमात्र ऐसी जनजाति होगी हमारे उत्तराखंड राज्य की, भोटिया की उपजाति होगी जिसपे तिब्बती संस्कृति का पूर्ण प्रभाव देखने को मिलता है। यानी कि तिब्बती संस्कृति जैसी है ना, लगभग उसी प्रकार के हमको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा देखिए जाट जनजाति के 2 महत्वपूर्ण त्यौहार हैं जो कि पूछे भी जा चुके हैं आई थिंक किसी एग्जाम में। एक इनका त्यौहार होता है लोहसर या लोसर, नए वर्ष का त्यौहार। ठीक है, और दूसरा त्यौहार है इनका सूरगैन। सूरगैन और लोहसर भी हमारा जाट जनजाति के ही त्यौहार है। ठीक है, तो ये जाट जनजाति भी हमारा क्लियर हो गया, यानी कि भोटिया जनजाति लगभग हमने यहाँ पे क्लियर कर ली। चलिए ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, अगली जनजाति की बात करेंगे। अगली जनजाति हमारी बोक्सा जनजाति। तो थारू जनजाति हम पढ़ चुके हैं, जैसे थारू जनजाति की हमने बात की, थारू जनजाति हमारी तराई में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति है। इसी प्रकार हमारे थारू के साथ ही निवास करती है तराई आदि क्षेत्रों में ही बोक्सा जनजाति। ठीक है, तो बोक्सा जनजाति के बारे में भी जानेंगे महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो बोक्सा जनजाति की भी मैं बात करूँ, ये उत्तराखंड के तराई भाबर क्षेत्रों में लाइक उधमसिंह नगर के बाजपुर, गदरपुर, काशीपुर, इन स्थानों पर ज़्यादा दिखेगी बोक्सा जनजाति। इसके अलावा नैनीताल के रामनगर, पौड़ी गढ़वाल के दुगड्डा और देहरादून के विकास नगर, डोईवाला, सहसपुर में लगभग 173 ग्रामों में निवास करती है बोक्सा जनजाति। ठीक है, खासकर हम बात करेंगे तो तराई भाबर में ही निवास करती है बोक्सा भी। हमारी एक पुस्तक है ना अकबर के शासनकाल की, आईन ए अकबरी। ठीक है, आईन ए अकबरी, आईन ए अकबरी में भैया बोक्सा हमारा जो क्षेत्र है, बुक्साड़ जिसको कहा जाता है, उसका उल्लेख मिलता है। कभी क्वेश्चन बनेगा किस पुस्तक में आपको बुक्साड़ क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। नैनीताल और उधमसिंह नगर जिले के जो एरिया हैं जहाँ पर बोक्सा जनजाति बहुत ज़्यादा है, इस कंबाइन एरिया को बुक्साड़ कहा जाता है और इसी बुक्साड़ क्षेत्र का उल्लेख मिलता है हमको आईन ए अकबरी पुस्तक में। ठीक है, देखिए जो हमारे बोक्सा लोग होते हैं, बोक्सा लोग खुद को पंवार वंशज मानते हैं। बोक्सा लोग खुद को पंवार राजपूत मानते हैं। ठीक है, पंवार राजपूत, और किरात और मंगोलों से ही इनकी बेसिक जो हमारी संरचना है वो मानी जाती है, लेकिन अपने को ये पंवार राजपूत मानते हैं। इसके अलावा देखिए बोक्सा की मैं बात करूँ तो बोक्सा लोग हमारे 5 उपजातियों में विभाजित हैं। ठीक है, बोक्सा लोग हमारे 5 गोत्र या उपजाति, अभी हमने थारू में बात की थी ना, थारू जनजाति में गोत्र को कुरी कहा जाता है, ऐसे ही इनके भी 5 गोत्र हैं। किसके? बोक्सा के। वो 5 गोत्र हमारे कौन कौन से हैं? जदुवंशी, पंवार, परतजा, राजवंशी और तुनवार। तो ये 5 गोत्र हैं किसके? बोक्सा जनजाति के। बोक्सा जनजाति ज़्यादातर बोलती है भैया रच भैंसी बोली, रच भैंसी इनकी बोली है प्रमुख। इसके अलावा भाबरी बोली भी ये बोलती है और साथ ही ये कुमैया बोली भी बोलती है, यानी कि इनकी भी अपनी कोई विशिष्ट भाषा नहीं है। जैसे हमने देखा जाट की रोम्बा थी, इसके अलावा हमने देखा भोटिया जनजाति की तिब्बती बर्मी भाषा थी, बट इनकी भी हमारी जो कुमाऊँ की ही बोलियाँ हैं वो बोलियाँ बोलते हैं, रच भैंसी, भाबरी और कुमैया। ठीक है, अपनी कोई इनकी स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं है। बाकी देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों इनके जो परिधान होते हैं, तो परिधान इनके नॉर्मली अपने जैसे हमारे नॉर्मल समाज में जो परिधान चलते हैं उसी तरह के परिधान पहनते हैं। हालांकि कुछ पुरुषों में पगड़ी पहनने की प्रथा प्रचलित है। ठीक है, और स्त्रियां लहंगा और चोली ज़्यादा इसमें देखती थी, पहने हुए दिखती हैं। और आजकल वर्तमान समय की बात करें तो अब वही साड़ी, ब्लाउज, ट्राउज़र्स, ये सभी चीज़ें महिलाएँ भी अडॉप्ट करने लगी हैं। ठीक है, तो ज़्यादा कोई अंतर है नहीं। सामाजिक व्यवस्था की बात हम कर ही चुके हैं, तो सामाजिक व्यवस्था में आपका आ गया 5 गोत्रों में ये विभाजित हैं। और यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर कौन सा समाज पाया जाता है, हम समाज की भी बात करें। हमने थारू में देखा मातृ सत्तात्मक था, भोटिया में हमने देखा पितृ सत्तात्मक था, जाट जनजाति में भी पितृ सत्तात्मक समाज है। ऐसे ही जो थारू जनजाति है, थारू में भी हमारा पितृ सत्तात्मक समाज है, यानी कि पितृ सत्तात्मक। ठीक है, पितृ सत्तात्मक समाज है हमारा बोक्सा समुदाय में भी। और यहाँ पर सगोत्र जो विवाह है इसको बिल्कुल ही निषिद्ध किया गया है, यानी कि बैंड है, एक ही गोत्र वाले का विवाह नहीं हो सकता। यानी कि जैसे यदुवंशी का विवाह यदुवंशी से नहीं होगा। जो 5 गोत्र उपजातियाँ मैंने बताई ना, यदुवंशी अगर बॉय चाहेगा कि गर्ल यदुवंशी से ही मैं शादी करूँ तो नहीं हो पाएगा। यहाँ पे सगोत्र विवाह निषिद्ध है। हिंदू धर्म का इसमें विशेष प्रभाव देखने को मिलता है इस जनजाति में। ठीक है, हिंदू कल्चर से ही ये प्रभावित हैं। इनके कुछ हमारे प्रमुख त्यौहार हैं जो कि हैं चैती। ठीक है, चैती, नौबी, होगण, ढल्या, गोटरे। ठीक है, इसके अलावा मोरे, ये इनके कुछ प्रमुख त्यौहार हैं। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों इनकी जो प्रमुख देवी देवता हैं उनकी भी बात करेंगे। तो देवी देवताओं में हम देखते हैं बाकी अन्य त्यौहार तो मनाते हैं यहाँ, जैसे अभी हमने बात की चैती, नौबी, होगण, ढल्या, गोटरे, मोरे इनके त्यौहार हैं। इसके अलावा दीपावली, नवरात्रि भी मनाते हैं।
और इसके अलावा हम बात करेंगे जो इनकी प्रमुख देवी हैं वो हैं चौमुंडा देवी। चौमुंडा जो है इनकी प्रमुख देवी होती हैं, ध्यान रखेंगे चौमुंडा देवी। ये लोग मंदिर को थान कहते हैं, जो मंदिर होता है ना इसको ये लोग थान बोलते हैं। और इनकी जो ग्राम देवी होती है, ग्राम की रक्षा करने वाली ग्राम देवी, इस ग्राम देवी को ये कहते हैं खेड़ी। क्या बोलते हैं? खेड़ी, ठीक है। और ग्राम देवता जो होता है उसको बोलते हैं साकरिया। ग्राम देवता बोलते हैं साकरिया को, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए बोक्सा जनजाति आज भी थोड़ा बहुत तंत्र मंत्र जादू टोने में विश्वास करती है। इनमें कल्पित आत्माओं की शांति के लिए बुज्जा पूजा भी होती है। बुज्जा, जो कल्पित आत्माएं होती है ना, भटकने वाली आत्माएं, उनको शांत करने के लिए बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे किसकी पूजा होती है? बुज्जा, ठीक है। बुज्जा मतलब कल्पित आत्माओं की ही पूजा है एक हिसाब से। राजनीतिक व्यवस्था की हम बात करते हैं तो बोक्सा समाज की जो सबसे छोटी इकाई होती है परिवार होती है। परिवारों से मिलकर एक बोक्सा गांव बनता है जिसको मंझरा भी कहा जाता है, ठीक है। मंझरा, मंझरा, ठीक है। ये बोक्सा गांव को कहा जाता है एक हिसाब से। और यहाँ पर इनमें देखने को मिलती है हमको बिरादरी पंचायत। बिरादरी पंचायत भी हमको देखने को मिलती है बोक्सा समुदाय में। खुमरी नामक पंचायत देखा जौनसारी में हमने, ऐसे बिरादरी पंचायत जो होती है वो हमारी बोक्सा जनजाति में होती है, ठीक है। न्याय और कानून व्यवस्था बनाने के लिए इस बिरादरी पंचायत का गठन किया गया था। और वर्तमान समय की हम बात करते हैं तो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारा ग्राम पंचायत जो व्यवस्था है वो इसके स्थान को ले रही है। जबकि अगर पुरानी जो बिरादरी पंचायत व्यवस्था है जो न्याय कानून करती थी, इसमें पहले एक मुंसिफ भी होता था, एक दरोगा होता था और 2 सिपाही भी होता था, ठीक है। और जो ये अधिकार होते थे इसमें, इस संस्था में, ये सभी वंशानुगत होते थे, यानी कि जिस वंश का आदमी बना रहता होगा पद पे वही आगे भी बनता होगा, ठीक है। बाकी देखिए पुरानी व्यवस्था जो बिरादरी पंचायत है ये तो खत्म हो रही है इस जनजाति में, और इसकी जगह पे अब हमारे ग्राम पंचायत व्यवस्था को ही ये लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहीं कहीं पे इनमें 5 सदस्य एक बिरादरी पंचायत भी होती है। आई थिंक यहाँ से क्वेश्चन भी बना है लास्ट टाइम किसी एग्जाम में, किस जनजाति में हमको बिरादरी पंचायत देखने को मिलती है, ठीक है। बिरादरी पंचायत को तख्त पंचायत भी कहा जाता है, ये भी नोट कर लेंगे आप। तख्त पंचायत भी इसी बिरादरी पंचायत को कहा जाता है। बाकी अर्थव्यवस्था की हम बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था में इनका वही है, कृषि, पशुपालन और दस्तकारी, इसमें ही इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो निर्भर करती है। इसके अलावा सेवा क्षेत्र, प्राइवेट जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स में भी ये लोग अब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली जनजाति की तरफ। अगली जनजाति देखेंगे हम राजी जनजाति। राजी के बारे में सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि जो राजी जनजाति है ये उत्तराखंड की न्यूनतम आबादी वाली जनजाति है। पहला पॉइंट तो ये बन गया, राजी जो जनजाति है हमारे राज्य की न्यूनतम आबादी वाली जनजाति है, ठीक है। अधिकतम क्या बताया हमने, राज्य की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति जो है वो हमारी है थारू जनजाति, जबकि न्यूनतम आबादी वाली हमारी जनजाति कौन सी हुई, राजी जनजाति। अब राजी जनजाति देखिए एक और महत्वपूर्ण पॉइंट निकलता है राजी जनजाति से। राजी जनजाति हमारी एकमात्र ऐसी जनजाति है राज्य की जो कि आदिम जनजाति है। आदिम का मतलब आज भी ये जो आदि मानव होता था ना उसकी तरह ही निवास करना पसंद करते हैं जंगलों में। और इसके अलावा जो मूक विनिमय प्रथा है अभी हम बात करेंगे उसके बारे में। तो ये आदिम जनजाति भी हमारा इसी को कहा जाता है, राजी जनजाति को। राजी जनजाति देखिए उत्तराखंड राज्य का सबसे छोटा समुदाय है। ये खुद को राजपूत या रजवार वंशज मानते हैं, राजपूत या रजवार वंशज, ठीक है। रजवार भी कहा जाता है इनको। तभी तो आपने देखा होगा राजी जनजाति का हमारा 2 बार विधायक बनने वाला व्यक्ति कौन था, राजी जनजाति का 2 बार विधायक बनने वाला व्यक्ति था गगन सिंह रजवार, है ना। तो नाम के आगे रजवार है तो ये खुद को क्या मानते हैं, रजवार। इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। अब बात करें दोस्तों, इनको अन्य नामों से भी जाना जाता है। इनका कुछ और अन्य नाम है जैसे कि बनरौत, बनरौत भी इनको कहा जाता है। बन मतलब बन, रौत मतलब वही आदिम जनजाति। इसके अलावा बन राउत भी इनको कहा जाता है, बन राउत, ठीक है, इसी वजह से। और इनके समुदाय में अपनी एक विशिष्ट भाषा प्रचलित है, मुंडा भाषा। देखिए मुंडा भाषा राजा जनजाति, रोम्बा भाषा जाड़ी जनजाति, और हमने क्या देखा तिब्बती बर्मी भाषा कौन सी बोलती है, हमारी भोटिया जनजाति, ठीक है। तो मुंडा भाषा वेरी इंपॉर्टेंट है। और जिस स्थल पे ये लोग निवास करते हैं राजी जनजाति के लोग, उस स्थल को कहा जाता है रौत्युगा, रौत्युगा, ठीक है। राजी जनजाति जहाँ पे रहती है ना वो प्लेस कहलाता है रौत्युगा। राजी जनजाति मुख्यतः हमको देखने को मिलती है पिथौरागढ़ में। वैसे पिथौरागढ़ में धारचूला, कनाली, सिन्हा, डीडिया आदि विकास खंडों में देखने को मिलेगी। इसके अलावा चंपावत के भी कुछ एक गाँव में इनकी जनसंख्या देखने को मिलती है, ठीक है, राजी जनजाति की। स्पेशली राजी जनजाति पिथौरागढ़ से ही रिलेट करती है। अब यहीं पर आपका एक पॉइंट बन गया भैया, उत्तराखंड राज्य का एकमात्र जनपद जहाँ पर 2 जनजातियाँ देखने को मिलेंगी आपको। 2 जनजातियों का बेसिक आवास देखने को मिलेगा आपको, ये पिथौरागढ़ है। यहाँ पे आपको राजी भी मिलती है, यहाँ पे आपको भोटिया भी मिलती है, ठीक है। हो गया ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ना ऐसे, तो आपको याद रखना है।
अब बाकी बात करेंगे, देखिए इनकी जो कुल जनसंख्या लगभग 528 थी 2001 में, 2001 में 528 थी, ठीक है। बाकी देखिए बात करते हैं शारीरिक गठन की, तो कद में छोटे होते हैं, ये चपटे मुख के होते हैं। और भाषा की मैं पहले बात कर चुका हूँ, भाषा इनकी अपनी भाषा होती है मुंडा भाषा, और इनकी भाषा में तिब्बती और संस्कृत शब्दों की अधिकता पाई जाती है। इसके बाद बात करते हैं वस्त्र, वस्त्र वगैरह बहुत कम पहनते हैं लोग, लेकिन अब तो आधुनिक समाज में पहनने लगे हैं। राजी जनजाति के जो पुरुष होते हैं धोती पहनते हैं, अंगरखा पहनते हैं, पगड़ी वगैरह पहनते हैं और चोटी भी रखते हैं लोग, ठीक है। महिलाएं जो होती है लहंगा चोली धारण करती हैं। इनमें गोदना गुदवाने का प्रचलन भी है, यानी कि टैटू करना भी इनमें बहुत ज़्यादा प्रचलन है। इसके बाद देखिए रौतुड़ा हम पढ़ चुके हैं, इनके निवास स्थल को रौतुड़ा कहा जाता है। और इनका जो प्रमुख व्यवसाय है वो कृषि है भैया, कृषि और हमारा इसके अलावा काष्ठकला। काष्ठकला मतलब लकड़ी के बर्तन वगैरह बनाना, काष्ठकला, ठीक है, लकड़ी के बर्तन या लकड़ी के सामान बनाना। घुमक्कड़ी खाना बदोशी जीवन यापन करते हैं ये, ठीक है। इनमें कुछ विवाह प्रथा भी प्रचलित है जिनको आपने जानना चाहिए। तो इनमें कुछ विवाह प्रथा है, जिसमें पहला है साग जांगी, साग जांगी विवाह प्रथा हमारी राजी में प्रचलित है। पिंठा प्रथा, पिंठा प्रथा भी हमारी राजी जनजाति में प्रचलित है। इसमें वधु मूल्य भी प्रचलित है, ठीक है, यानी कि जिससे शादी करेंगे लड़की से उनको मूल्य देना पड़ेगा, उल्टा दहेज ये बोल सकते हैं। तो वधु मूल्य भी हमारा प्रचलित है राजी जनजाति में। अब राजी जनजाति देखिए राज्य की सबसे पिछड़ी जनजाति है। रीज़न एक ही होता है, कोई भी देश, जनजाति, समुदाय, परिवार, व्यक्ति हमेशा पीछे कब रहेगा, जब उसमें शिक्षा का स्तर नील होगा। शिक्षा नहीं होगी तो कैसी डेवलपमेंट होगी, है ना। तो शिक्षा का स्तर बहुत कम था जनजाति में, इसलिए पिछड़ी जनजाति अभी तक सबसे ज़्यादा। लेकिन अब कुछ एनजीओज की मदद से, कुछ गवर्नमेंट की जो नई स्कीम्स आई उनकी मदद से, मिड डे मील हमारा हो गया, इसकी वजह से क्या कर रहे हैं, अब जो वनराउत लोग हैं अपने बच्चों को स्कूलों में भेजते हैं दूर दूर, क्योंकि उनको पता है कम से कम बच्चे को एक टाइम का पोषण युक्त खाना तो मिल रहा है ना एजुकेशन के साथ साथ। और इसके साथ साथ राजी जनजाति में अभी बहुत सी हमारी लड़कियाँ हो गई जिन्होंने ग्रेजुएशन वगैरह कर लिया है पहली बार, ठीक है। किसी एनजीओ का हाल में एक इंटरव्यू में देख रहा था, वहाँ पे मैंने देखा एक पहली लड़की निकली है इनके समाज से जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है अपनी। तो यानी कि शिक्षा की तरफ भी अभी ये लोग आगे जा रहे हैं, क्योंकि इनको पता है ट्रेडिशनल लाइफ में अब इनको बहुत ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अब इस हिसाब से इनको एजुकेशन लेनी आवश्यक हो गई, तो एजुकेशन लेते हैं ये। इनके जो प्रमुख देवता हैं उनको आप नोट करेंगे, राजी जनजाति के प्रमुख देवता हैं बागनाथ, बागनाथ इनके प्रमुख देवता हैं। और इनके प्रमुख त्यौहार होते हैं दो, वेरी इंपॉर्टेंट, इनके दो प्रमुख त्यौहार हैं। पहला है हमारा कर्क संक्रांति और दूसरा है हमारा मकर संक्रांति। तो कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति इनके प्रमुख दो त्यौहार होते हैं। इसके अलावा ये नृत्य भी करते हैं, रिंग डांस, ठीक है, रिंग डांस इनमें किया जाता है, बहुत ज़्यादा फेमस है, स्त्री पुरुष साथ में करते हैं। रिंग डांस का मतलब होता है हाथ से हाथ पकड़कर एक गोल घेरा बनाना सभी लोगों के द्वारा और फिर डांस करना, ठीक है। वहाँ की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था जो हमारी राजी जनजाति में है, ये काष्ठकला में निपुण होते हैं बहुत ज़्यादा। काष्ठकला मतलब लकड़ी के आइटम बनाने में, जैसे कि लकड़ी का देखिए लकड़ी के कुछ हमारे ऐसे बर्तन होते हैं जो शायद आपने नहीं देखे हों। अभी तो उत्तराखंड में बात करूँ या मैं किसी भी क्षेत्र में बात करूँ, जैसे हम लस्सी बनाते हैं, लस्सी है ना, मट्ठा बनाते हैं दही से, दही को मथ के। तो पहले समय में मैंने गाँव में देखा कि जो बर्तन होता था वो लकड़ी का होता था, इस टाइप का, ये मट्ठा बनाने का बर्तन ये इस टाइप का होता था, वो लकड़ी का ही बनता था, ठीक है। ऐसे ही लकड़ी का दही जमाने का एक पारंपरिक बर्तन होता है गांव में, मैं तो आज भी देखता हूँ इसको, इस टाइप का होता है, ये लकड़ी का होता है दही जमाने का पारंपरिक बर्तन, जिसको ठेकी कहा जाता है उत्तराखंड के अंचलों में, ठेकी या पारा, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए उत्तराखंड में पारंपरिक दही जमाने वाले बर्तन को किस नाम से संबोधित किया जाता है, जैसे अनाज रखने वाले बर्तन को कहा जाता है या बक्से को कहा जाता है भकार, वैसे ही दही जमाने वाले बर्तन को कहा जाता है ठेकी या पारा, ये लकड़ी का बनता था। ऐसे ही लकड़ी के अन्य, जैसे कि हमारा जो बेलन हो गया और जिसमें हम रोटी को बेलते हैं, ठीक है, चकला बेलन हो गया। इसके अलावा हमारे लकड़ी के जो अदर आइटम होते हैं बहुत से, हमने छोटे छोटे घरों में पुराने जगहों पे अगर हम जाते हैं, जैसे मेज़रमेंट के भी होते हैं, जैसे नाली है ना, नाली उत्तराखंड में नाली एक मापन पैमाना है, भूमि मापन पैमाना। और नाली पैमाना भूमि मापन में क्यों यूज हुआ, क्योंकि एक नाली का बर्तन होता है और उस एक नाली बर्तन में जितना बीज आता है वो एक निश्चित क्षेत्रफल में बोया जा सकता है, और उसी निश्चित क्षेत्रफल को एक नाली भूमि कहते हैं। लेकिन मेजरमेंट तो बीज का है ना, और इस बीज को जो नाप रहा है उसी को नाली कहते हैं भाई। और तामी भी एक हमारा मापन पैमाना होता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें बनाते थे हमारे राजी जनजाति के लोग, काष्ठकला में निपुण रहते थे। इसके अलावा टोकरियाँ और साजो सामान की वस्तुएं, ठीक है। अब इनमें क्या था, मूक विनिमय प्रथा प्रचलित थी भैया, मूक विनिमय वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए आदिम जनजाति है राजी जनजाति, हम पहले बात कर चुके हैं, ठीक है। इनमें अदृश्य मूक विनिमय प्रथा प्रचलित थी। इसमें होता क्या था, देखिए
जैसे राजी जनजाति का आदमी है, पास के ही किसी गांव में जाएगा, वो उस गांव के घर होंगे वहां पे कई। राजी जनजाति के आदमी ने मान लीजिए एक ठेकी बना दी, यानी कि दही वाला यंत्र या जो बर्तन वो बना लिया। उस ठेकी को लेकर राजी जनजाति का आदमी पहले रात में क्या करता था, इस घर के पास जाएगा और रात में ही आंगन में इस बर्तन को छोड़ देगा। ठीक है, इस बर्तन को छोड़ देगा। अगले दिन जैसे सुबह की घर वाले उठेंगे, देखेंगे यार बर्तन वगैरह रखे हैं, यहाँ पे ठेकी भी रखा है, एक मट्ठा बनाने वाला बर्तन भी है, एक टोकरी भी रखी है। यानी कि उनको पता चल जाएगा रात में यहाँ पे एक बनरौत आया था, राजी जनजाति का आदमी आया था और उसने ये चीज़ रख दी है। यानी कि अब हमें क्या करना है, इसका मूल्य चुकाना है भाई। तो ये घर वाले आज रात, सुबह तो इनको मिल गया, आज रात जो होगी उस रात को जहाँ पर उस व्यक्ति ने ये ठेकी वगैरह रखे थे, टोकरी रखे थे लकड़ी के, उसकी जगह पर वह मकान वाले क्या करेंगे, जो उसको डेली नीड की ज़रूरत वाली चीज़ें हैं जैसे कि गेहूँ, चावल, आटा, चीनी, गुड़, जो भी होगा वो रख देंगे। रात में वो आएगा वनरोध और ये सामान लेके चले जाएगा। इसी प्रथा को कहा जाता था अदृश्य या मूक विनिमय प्रथा। ठीक है, यानी कि दोनों जो हमारे बोल सकते हैं कि जो दोनों पक्ष हैं आपस में मिले तो नहीं, बट व्यापार हो गया, है ना। कितने सोच सकते हैं, देखो कैसा था। तभी तो इसको वनराजी को आज भी आदिम जनजाति कहा जाता है। अब तो ये समाज में आने लगे हैं, लेकिन कुछ समय पहले तक नहीं आते थे। आज से 20, 25, 30 साल पहले भी ये समाज में नहीं आना चाहते थे। केवल लकड़ियों का कार्य करने के लिए, जैसे कि पेड़ गिरा दिया, पेड़ों से तख्ते, बल्लियाँ और अन्य चीज़ें बनानी है, आवास या टिम्बर की लकड़ी, उसका काम करने के लिए इनको स्पेशली बुलाया जाता था, इसी में निपुण होते थे। ठीक है, अन्यथा ये कभी समाज का हिस्सा बनना ही नहीं चाहते थे, इसलिए इसको आदिम जनजाति कहा जाता है। बाकी देखिए, राज्य की सर्वाधिक अविकसित जनजाति भी इसी को बोलते हैं। झूम विधि से खेती करना, पशुपालन वर्तमान में इनका प्रमुख कार्य हो चुका है। इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर में जा रहे हैं। हालांकि नौकरी वगैरह अभी तक किसी ने गवर्नमेंट पाई है, इसके कोई प्रमाण नहीं है, कोई भी अभी तक नहीं निकला है शायद। हालांकि एक व्यक्ति निकला जिसने राजी जनजाति को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गौरवान्वित होने का मौका दिया, उसका नाम है गगन सिंह रजवार। गगन सिंह रजवार, ठीक है, गगन सिंह रजवार राजी जनजाति का एकमात्र एक व्यक्ति जो 2 बार विधायक रहा, सन 2002 में और 2007 में। ठीक है, ये 2 बार विधायक रहे धारचूला सीट से। कहाँ से? धारचूला सीट से। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा अभी तक भी हमारी बहुत ही पिछड़ी हुई जनजाति है राजी जनजाति। ठीक है, तो दोस्तों उत्तराखंड की जनजाति आपका यहाँ पे क्लियर होता है। आशा करता हूँ और जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे जनजातियों से वो आप समझ गए होंगे, और मेरी कोशिश रहेगी आपको मैंने अच्छे से सभी बातें यहाँ पे बताने की कोशिश की। कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों को जान लेते हैं। देखिए, जौनसारी जनजाति के 95% लोग देहरादून में रहते हैं, यानी कि बचे हुए 5% कहाँ जाएंगे फिर? वो कुछ टिहरी के जौनपुर वाले हिस्से में आ जाएंगे, कुछ उत्तरकाशी वाले में आ जाएंगे। समझ पा रहे हो ना। लेकिन मेजर जो हम बोल सकते हैं बहुल क्षेत्र कौन सा है, वो देहरादून है। थारू जनजाति के लगभग 90% लोग उधमसिंह नगर जनपद में रहते हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, थारू जनजाति के लगभग कितने प्रतिशत लोग उधमसिंह नगर जनपद में रहते हैं? 80%, 90%, 70% या 60%? तो ये पॉइंट भी आपको याद होनी चाहिए। बोक्सा जनजाति के लगभग 61% नैनीताल में और उधमसिंह नगर जिले में रहते हैं, जबकि 32% लोग देहरादून और पौड़ी में रहते हैं। यानी कि कुमाऊं क्षेत्र में बोक्सा की आबादी है 61%, गढ़वाल क्षेत्र में बोक्सा की आबादी है 32%। राजी जनजाति के लगभग 66% लोग पिथौरागढ़ जनपद में ही रहते हैं। जाड़ जो है भोटिया की एक उपजाति है जो कि उत्तरकाशी के सुदूर भागीरथी घाटी में रहती है। जादुंग इनका मूल गांव होता है। ये अपने आप को जानक का वंशज मानते हैं। बाकी हम बता चुका हूँ मैं जाड़ जनजाति के बारे में आपको। ठीक है, जाड़ जनजाति देखिए लौसर जो होता है बसंत पंचमी का पहला दिन होता है। ठीक है, नववर्ष के रूप में मनाते हैं ये लोग। और सूर्यग्रहण जो होता है भादो माह में। कभी कभी क्वेश्चन बहुत ही डिटेल में डाल देगा आयोग, जैसे कि वीडियो का एग्जाम हो रहा है स्नातक स्तरीय, वहाँ पे पूछ लेगा वो जाड़ जनजाति के द्वारा सेलिब्रेट किया जाने वाला सूर्यग्रहण त्योहार किस माह में आयोजित होता है? भादो माह में होता है। इतना डिटेल में जाएगा, नहीं तो सिंपल क्वेश्चन तो यही बनता है, ये सूर्यग्रहण नामक त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? तो जाड़ मनाती है। लेकिन डिटेल में जाएगा, मतलब एग्जाम कठिन है तो डिटेल में भी जाएगा। ठीक है, बाकी जनजाति का टॉपिक यहीं पे क्लियर करते हैं। बाकी जनजातियों से सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखना भैया, जनजातियों का दर्जा कब मिला था वैधानिक? 1967 में। ये क्वेश्चन भी बन चुका है शायद, लेकिन फिर भी आपको रिवीजन पर्पज से याद रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तराखंड की जनजातियाँ जो टॉपिक है इसको समाप्त करते हैं। परीक्षाओं में महाकुंभ का ये सफ़र बहुत अच्छा रहा। आगे भी कोशिश रहेगी कि अन्य टॉपिकों को दिया जाए। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे अभी तक जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनने की सर्वाधिक पॉसिबिलिटी रहती है, वो तो भैया हमने क्लियर कर लिए। ठीक है, अब मेरी कोशिश रहेगी कि जितने चैप्टर अभी तक हमने कर लिए, ठीक है, ये हमारा आई थिंक चैप्टर 13 या 14 होगा। परीक्षा वाले का मतलब भाग 1 से भाग 35 तक मैंने आपको जितना भी चैप्टर पढ़ाए हैं, इनके जो MCQs हैं परीक्षा वाली पुस्तक के पीछे, मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो बनाया जाए जिसमें इनको सभी को एक ही साथ कर लिया जाए। ठीक है, महाकुंभ का भी महाकुंभ होगा वो, मतलब एक ही वीडियो में परीक्षा वाली बुक के जितने भी MCQs हैं वो फिनिश, बढ़िया रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, इसकी कोशिश की जाएगी। बाकी 1-2 प्रैक्टिस सेट और आपको दिए जाएंगे,
आप लोग निश्चिंत रहिए एग्ज़ाम से पहले। तो फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट देंगे यूके ट्रिपल एस के लेटेस्ट पैटर्न पे। बाकी जाने से पहले वही एक सोशल संदेश के साथ जाऊंगा, क्योंकि फिर मेरे को नींद नहीं आएगी। अपने जीवन में एक पेड़ आपने ज़रूर लगाना है और अपने आसपास के बच्चों को, दोस्तों को, बड़ों को, बुज़ुर्गों को भी आपने अवेयर करना है कि पेड़ की क्या महत्वता होती है और कैसे पर्यावरण को योगदान होता है एक पेड़ लगाने का, और हमको भी उसका बेनिफिट मिलता है। देखिए एक बाँझ का जो पेड़ होता है ना, मैं एक सर्वे पढ़ रहा था, बाँझ का जो पेड़ होता है वो बाँझ का पेड़ हमारे 1 करोड़ रुपए का लाभ देता है, ऐसा कहीं पे मैंने पढ़ा था। 1 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय लाभ देता है बाँझ का एक पेड़। और बाँझ वृक्ष को उत्तराखंड में सोना कहा जाता है। अब खाली तो नहीं कहा जाता होगा, सोना क्यों नहीं कहेंगे भाई, पेड़ की जो जड़ें हैं वो जल का संरक्षण कर रही हैं। यानी कि बाँझ के जंगलों में आपको स्प्रिंग देखने को ज़रूर मिलेगा, स्प्रिंग वाटर, कहीं ना कहीं धारा होगा, एक पानी फूट रहा होगा धरती से। दूसरा, बाँझ का जो सबसे बड़ा यूज है भैया, बाँझ की जो पत्तियाँ होती हैं उसका चारा बनता है पशुओं के लिए, हरी पत्तियों का। बाँझ की जो सूखी लकड़ियाँ होती हैं बहुत अच्छी जलती हैं, उसमें अगर रोटी बनी हुई खाएंगे तो दोबारा गैस की रोटी नहीं खाएंगे आप लोग। बाँझ के जो पत्ते होते हैं सूख के गिर जाते हैं नीचे, वो पत्ते जब सड़ाई जाते हैं तो बहुत ही हाई लेवल की क्वालिटी वाली हमारी क्या बनती है, कंपोस्ट खाद बनती है, ऑर्गेनिक। ठीक है। इसके अलावा बाँझ का जो पेड़ होता है बहुत ज़्यादा प्योरीफाई करता है आसपास के एटमॉस्फेयर को, मतलब ऑक्सीजन क्लियरिफाई बोल सकते हैं हम, या बोल सकते हैं सिंपली जो हमारे एयर प्यूरीफायर आज की डेट में हम यूज़ कर रहे हैं महानगरों में, वो एयर प्यूरीफायर का काम करता है इंडिविजुअली बहुत बड़े लेवल पे, पीपल की तरह। तो भाई सोना क्यों नहीं बोलेंगे इस वृक्ष को, जहाँ इसको हमारा भगवान शंकर की जटाएँ भी कहा जाता है, जटा वृक्ष भी कहा जाता है इसको। ठीक है। तो इसलिए दोस्तों पेड़ लगाना इतना ज़रूरी है। जब एक पेड़ 1 करोड़ की वैल्यू रखता है, तो अगर हम बहुत से पेड़ लगाएंगे तो सोचो पर्यावरण को कितना फ़ायदा होगा, और हमारी जो नेट अगर उसको हम कैलकुलेट करेंगे इकोनॉमी से, तो हमें कितना ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। इसलिए मैं बोलता हूँ एक पेड़ लगाओ ज़िंदगी में। ठीक है। चलिए, लेक्चर ज़्यादा लंबा हो रहा है, काफ़ी लोग फिर परेशान हो जाते हैं। बाकी जब भी उत्तराखंड के खूबसूरत प्लेसेज में आप घूमने जाएंगे तो साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें और लोगों को भी अवॉइड करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, अपना ध्यान रखेंगे। जय हिंद, जय उत्तराखंड, शुभ रात्रि।